काली ननद की गोद भराई। अनीता नाम की एक काली सांवली लड़की अपने हाथ में 2 बड़ी भारी थैलियां लेकर कड़ी धूप में सड़क से पैदल जा रही थी। कितनी धूप है! ये भाभी ने तो मुझे अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रख दिया। पता नहीं भाई ने भी कहाँ से उस चुड़ैल से शादी कर ली। कितनी दूर है और घर चल चल कर तो पैरों की ऐसी की तैसी हो गई है। थोड़े समय बाद अनीता घर पहुंच जाती है। तभी घर में अनीता की गोरी भाभी कोमल अनीता से कहती है, ओए काली कलौटी, इतना समय कैसे लग गया तुझे राशन लाने में? भाभी, 4 किलोमीटर से पैदल चलकर आ रही हूं मैं। चल चलकर पूरे पैरों का सत्यानाश हो गया है मेरे। इतनी जल्दी थी ना तो रिक्शे के किराए के पैसे भी देने थे मुझे। तू कोई महारानी नहीं है जो ऑटो में आना जाना करेगी। चल जा, ये सब रसोई में रख दे। कोमल अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं कब मेरी शादी होगी और कब मुझे इस चुड़ैल से छुटकारा मिलेगा। अनीता अपने माता पिता दामिनी, दर्पण और भाई अजीत के साथ रहती है। अनीता का रंग बहुत ही काला सांवला था, जिसके चलते उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। कुछ महीने पहले ही अजीत की शादी अमीर परिवार की कोमल से हुई थी। कोमल ने अपने मायके से पैसे लाकर अपने गरीब ससुराल को अमीर बना दिया था, जिसके चलते हर कोई कोमल के गुण गाता था। कोमल ने अनीता को अपने घर की नौकरानी बना दिया था। अब अनीता के माता पिता और भाई, उनकी जुबान तो कोमल ने अपने पैसों से बंद कर रखी थी, इसीलिए वो कोमल को उफ तक न कहते थे। थोड़े समय बाद अनीता अपनी माँ दामिनी के पास कमरे में आती है। माँ, भाभी ने तो मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। सारा काम वो मुझसे करवाती है और खुद रानी की तरह आराम करती है। तुझे पता है ना कोमल बहू ने कितना कुछ दिया है हमें। ये आलीशान घर, पैसा, ये सब कोमल बहू की बदौलत ही हुआ है, वरना हम तो सालों से गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। अरे चिंगारी लगे ऐसे घर को और पैसों को। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में। आप ना मेरी शादी करवा दीजिए माँ। अरे तेरे काले रंग की वजह से कोई भी तुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं जीवन भर यहाँ रहकर आप लोगों की गुलामी करूं? भाई देखो जोरू का गुलाम, माता पिता देखो बहू के इशारों पर चलने वाले। अरे मेरी जिंदगी का तो सत्यानाश कर दिया है आप सबने। अनीता अपने कमरे में चली जाती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अजीत उसी गांव में छोटी मोटी मजदूरी करता था, जिसकी आमदनी बहुत कम थी, और कोमल हमेशा अपने ससुराल वालों को पैसे लाकर देती थी। एक दिन अनीता को रमेश नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। रमेश के परिवार में उसके माता पिता सुजाता, बलराम थे। दोनों परिवारों में बातचीत होने लगती है। हमें आपकी अनीता बिटिया बहुत पसंद है, इसीलिए हम अनीता को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अरे माँ, ये क्या बोल रहे हैं? फिर क्या था, सुजाता अनीता और रमेश का रिश्ता तय करके अपने घर चली आती है। रात के समय। माँ, मैं उस काली अनीता से शादी नहीं करूंगा। सुजाता, जब रमेश को अनीता पसंद नहीं है तो तुम क्यों रमेश की शादी अनीता से करवा रही हो? आप चुप रहिए। आजकल की बहुएं पता है ना कैसी हैं। अपनी सास को सास नहीं बल्कि अपनी बहू बनाकर रख रही है, और शादी को कुछ दिन हुए नहीं कि पति को लेकर अलग रहने लगती है। अनीता बहू बड़ी संस्कारी है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। फिर क्या था, अनीता की शादी रमेश से हो जाती है और अनीता अपने ससुराल चली आती है। शादी की पहली रात अनीता अपने कमरे में थी, तभी रमेश कमरे में आता है। ओए काली कलौटी, अपनी मनहूस शक्ल लेकर निकल यहाँ से। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी? अरे मैं नहीं मानता तुझे अपनी पत्नी। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। चल निकल मेरे कमरे से बाहर। तभी रमेश अनीता को मारते मारते कमरे से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अनीता रात भर कमरे के बाहर बैठी रही और सवेरा होते ही एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारी निभाने लगी। एक बहू होने का पूरा फर्ज निभाने लगी। 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। रमेश रोज रात को अनीता को मारकर उसे कमरे से बाहर निकाल देता था और अनीता रोज रात को कमरे के बाहर बैठी रोती रहती थी। एक दिन रात में, रमेश क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्यों मुझे वो रोज रोज इतना मार रहे हैं? क्यों मुझे वो अपने साथ सोने नहीं देते? तभी अनीता को रमेश के कमरे से एक लड़की के हंसने की आवाज आती है। ये सुनकर अनीता दरवाजे के पास आती है और जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाती है, तभी दरवाजा खुल जाता है। अनीता कमरे के अंदर आती है तो अंदर कमरे में रमेश एक रिया नाम की लड़की के साथ अपने बेड पर लेटा हुआ था। दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखकर अनीता के होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या है रमेश? ये लड़की कौन है? रुकिए,
मैं अभी माँ जी ससुर जी को आपके करतूत बताती हूँ। अनीता बाहर आती है। अरे बाप रे, रिया तुम जाओ खिड़की से बाहर। रिया वहां से चली जाती है। तभी अनीता सुजाता बलराम के कमरे में आती है और उन्हें सारी बात बताती है। माँ जी, रमेश मुझे शादी के पहले दिन से रोज रात को मार रहे हैं और मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हैं। ये मुझे अपने साथ सोने ही नहीं देते कमरे में, और आज मैंने देखा रमेश कमरे में एक लड़की के साथ उसकी बाहों में बाहें डालकर सोए हुए थे। क्या? रमेश, ये क्या सुन रहे हैं हम? माँ, ये झूठ बोल रही है। कमरे में अनीता ही सोई थी मेरे पास, और मैंने कभी से मारकर कमरे से बाहर निकाला? मैं तो रोज इसी के साथ कमरे में सोता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही माँ जी। अगर ऐसी बात थी, अगर मैं सच में तुम्हें 1 महीने से रोज रात को मारकर कमरे से बाहर निकाल रहा था, तुम्हें अपने साथ सोने नहीं दे रहा था, तो तुम अब तक खामोश कहाँ रहती? तुम तो कब का माँ पिताजी को ये बात बता देती। बात करती हो। हाँ बहू, रमेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर ये 1 महीने से तुम पर इतना जुल्म कर रहा है तो तुम्हें जब से बताने को क्या हुआ था हमें? हाँ माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बस बहू, एक तो रमेश तुझे पसंद नहीं करता था, फिर भी मेरे कहने पर इसने तुझसे शादी की। तेरे साथ ये इतने प्यार से रहता आ रहा है और तू उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। माँ जी, ये 1 महीने से मुझे अपने साथ कमरे में सोने ही नहीं दे रहे। माँ, मैं रोज रात को अनीता के साथ सो रहा हूँ, इसे इतना प्यार दे रहा हूँ, फिर भी ये ऐसा कर रही है। कोई भी अनीता की बात पर विश्वास नहीं करता। तभी सवेरा होते ही सुजाता अनीता को उसके मायके भेज देती है और अनीता के माता पिता को खूब खरी खोटी सुनाती है। तभी अनीता अपने माता पिता को रो रो कर सारी बात विस्तार से बताती है। क्या वो रमेश इतना जुल्म कर रहा है तुझ पर, और इतने पर भी तेरे ससुराल वाले तुझे ही गलत कह रहे हैं? अनीता, तू चिंता मत कर। मैं जानती हूँ तू कभी किसी को नहीं सता सकती, और जैसा तेरी सास ने कहा है तेरे बारे में, वैसा तो तू सपने में भी नहीं कर सकती। उस रमेश ने बड़ी चालाकी से तुझे बुरा बनाया ना। अब देख मैं कैसे उसकी सच्चाई सबके सामने लाती हूँ। अनीता के आंसू देखकर उसकी दुश्मन भाभी कोमल को भी उस पर दया आ गई थी। कुछ दिन बाद कोमल सुजाता को कॉल करती है। काकी जी, बधाई हो, आपकी बहू अनीता माँ बनने वाली है। क्या? अनीता बहू माँ बनने वाली है? जी काकी जी, इसी खुशी में आज रात हमने अपने घर में अनीता की गोद भराई की रस्म रखी है, इसीलिए आप सब आज रात को आइए हमारे घर। माँ जी का कहना है कि हम अभी से अनीता की गोद भराई कर देते। अरे क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। कोमल कॉल कट कर देती है। ये बात रमेश को वहां जाकर बताऊंगी मैं। रमेश ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। शाम का समय। तभी सुजाता बलराम बहाने से रमेश को अनीता के मायके ले आते हैं। वहां अनीता की गोद भराई का प्रोग्राम चल रहा था। बधाई हो रमेश जी, आप पिता बनने वाले हैं। क्या? पिता बनने वाला हूँ? ये क्या बोल रहे हैं आप भाभी? हाँ, अनीता गर्भवती है, वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये क्या बोल रहे हैं आप भाभी? अनीता माँ कैसे बन सकती है? हाँ रमेश बेटा, अनीता बहू सच में गर्भवती है, वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अरे बस करिए माँ, अनीता कैसे माँ बन सकती है? अनीता सच सच बताओ, ये किसका बच्चा है? रमेश जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे भाभी, अनीता और मैं कभी मिले ही नहीं। जब से हमारी शादी हुई है, मैंने एक भी बार अनीता को अपने साथ बिस्तर पर सोने नहीं दिया। फिर ये मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? देखा आपने काकी जी, रमेश जी ने खुद कहा अपने मुंह से कि उन्होंने इस अनीता को एक भी रात अपने पास सोने नहीं दिया। रमेश जी, अनीता प्रेग्नेंट है ही नहीं। ये सब तो एक नाटक था, हमें बस आपके मुंह से सच उगलवाना था। जो आपने अपने माता पिता के दिमाग में झूठी बातें भर रखी है ना, आज आपका झूठ सबके सामने आ गया। रमेश, तूने आज हमारा सर शर्म से झुका दिया है। तेरी बातों में आकर मैंने इतनी संस्कारी बहू पर इल्जाम लगाया। मुझे माफ कर दे अनीता बहू, मैं इसकी झूठी बातों में आ गई थी। बलराम और सुजाता रमेश को खूब खरी खोटी सुनाते हैं, जिसके बाद रमेश अनीता के कदमों में गिरकर उससे अपनी गलती की माफी मांगता है, जिसके बाद अनीता रमेश को माफ कर देती है। अपनी चाहे कितने भी दुश्मन क्यों ना हो, पर परेशानी मुसीबत में वही साथ खड़े रहते हैं। ये कोमल ने आज साबित कर दिया। उसके बाद रमेश अनीता के साथ हंसी खुशी रहने लगा और उसे खूब प्यार करने लगा। जॉली चाय वाला। कुलदीप अपनी पत्नी जानवी और 10 साल के बेटे जॉली के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता है। कुलदीप बहुत गरीब था। वो उसी गांव में अपनी छोटी सी किराए की दुकान में चाय बेचता था, जहां गिने चुने दिन में 5 से 6 ग्राहक ही आते थे। एक दिन सवेरे से दोपहर हो गई,
पर आज तो एक भी ग्राहक चाय पीने नहीं आया। रोज रोज बस 50-40 रुपए की ही कमाई हो रही है। अब इतने कम पैसे से गुजारा कैसे करूं? कुलदीप की रोज की कमाई बस 40 से 50 रुपए थी। शाम के समय 5-6 ग्राहक आते हैं और कुलदीप से चाय पीकर जाते हैं। तभी दुकान का मालिक हरिया वहां आता है। भाई कुलदीप, 3 महीने से तूने एक पैसा नहीं दिया मुझे दुकान के किराए का। हरिया भाई, कमाई एक पैसे की भी नहीं हो रही और यही हाल रोज का है। आप कुछ दिन रुक जाइए, मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे दे दूंगा। भाई तेरी कमाई नहीं हो रही, उसमें मैं क्या करूं? मुझे 2 दिन में कैसे भी करके मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना तेरा ये सारा सामान अपनी दुकान से निकालकर कबाड़ी की दुकान में बेच दूंगा। हाँ, याद रखियो। हरिया वहां से चला जाता है। अब क्या करूं? अगर मेरी दुकान बंद हो गई तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? रात का समय कुलदीप अपनी दुकान बंद करके घर चला आता है और जॉली जानवी को सारी बात बताता है। जी, आज मकान मालिक भी आया था। वो भी धमकी देकर गया कि अगर उसे मकान के किराए के पैसे नहीं मिले तो वो हमें घर से निकाल देगा। पिताजी, अपने गांव के तरुण भैया है ना, चाय वाले, जिनकी स्टेशन के पास चाय की दुकान है। मैंने सुना है उन्हें अपनी दुकान में एक लड़के की जरूरत है। आप कहो तो मैं वहाँ काम करूँ? नहीं जॉली बेटा, मेरे रहते तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। पिताजी, अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नहीं जॉली बेटा, ये उम्र तुम्हारे पढ़ने लिखने की है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी सब ठीक कर देंगे। अगले दिन सवेरे कुलदीप अपनी दुकान की ओर जाने लगता है। क्या करूं, कहाँ से पैसों की व्यवस्था करूं? मकान मालिक को किराया देना है, दुकान वाले को किराया देना है, जॉली की पढ़ाई का खर्चा उठाना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। ये सब कैसे होगा अब? कुलदीप यही सोचकर रास्ते से चला जा रहा था, तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं गिर जाता है। ये देखकर कुछ लोग कुलदीप को उठाकर उसके घर ले आते हैं। तभी जॉली डॉक्टर को घर ले आता है। देखिए, कुलदीप भाई के एक हाथ और एक पैर पर पैरालाइज हो गया है। अब ये चलना फिरना नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर वहां से चला जाता है। ये सब क्या हो गया? अब हमारा गुजारा कैसे होगा जी? मुझे माफ कर दे जानवी। जिस समय मुझे अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए, उस समय मैं तुम पर बोझ बनकर बैठा हूँ। पिताजी, मैं हूं ना आपका बेटा। अब से मैं बाहर जाकर काम करके पैसे कमाऊंगा। अगले दिन हरियत कुलदीप की दुकान का सारा सामान बेचकर अपनी दुकान अपने ताबे में ले लेता है। तभी जॉली उसी गांव के एक तरुण नाम के लड़के के पास आता है। तरुण के स्टेशन के पास ही एक चाय की दुकान थी। तभी जॉली तरुण को अपने जीवन के सारे दुख के बारे में बताता है। चिंता ना कर छोटे, चल आजा, लग जा हाथ से अपनी दुकान पे। तुझे महीने के 5,000 रुपए दूंगा मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तरुण भैया। अरे धन्यवाद कैसा डॉली? मेरा नाम जॉली है, डोली नहीं। अरे मैं तुझे डोली ही बुलाऊंगा। चल देख, ग्राहक आ रहे हैं, हाथ पैर हिला और ग्राहकों को खुश करता जा। तभी तरुण स्टाइल में दूध की पन्नी हाथ में ऊपर उठाता है और ऊपर से एक्शन करते हुए चाय के पतीले में दूध डालता है। ये देखकर आसपास के लोग खुश हो जाते हैं और जॉली दंग रह जाता है। तभी तरुण झट से एक ही साथ 3 से 4 गिलास अपने हाथ में ले लेता है और पलक झपकते ही सब गिलास में चाय भर लेता है और सीधे जॉली के हाथ में थमा देता है। तभी जॉली के हाथ से एक चाय का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। माफ करना तरुण भैया। चिंता मत कर छोटे, जो गिलास हाथ में है उन्हें ग्राहकों को देता जा। तरुण के काम करने का स्टाइल देखकर जॉली दंग रह जाता है। तरुण की चाय बनाने की स्पीड, उसके एक्शन में लोगों को चाय देना, स्टाइल में गिलास उठाना, उसमें चाय भरना, ये सब देखकर जॉली हक्का बक्का रह जाता है। तभी जॉली फटाफट वहां आए लोगों को चाय देता जाता है और तरुण की दुकान में सफाई करता जाता है। शाम का समय। तरुण भैया, आपका स्टाइल तो बहुत बढ़िया है। कितना स्पीड काम करते हैं आप। मैं तो आपका काम देखकर ही दंग रह गया। 1 घंटे में आप 200 लोगों को कितनी स्पीड से चाय बनाकर पिला देते हैं। बाप रे बाप, ऐसा तो मैं कभी ना कर पाऊंगा। सुन डॉली, इंसान को ना काम में कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। आलस करेगा रोता जाएगा, फुर्तीलापन करेगा नोट कमाएगा। हमेशा अपने अंदर फुर्तीलापन लाना चाहिए। काम को मुसीबत नहीं, उसे एंजॉय करना चाहिए, जैसा मैं करता हूँ। दुनिया को हर समय कुछ अलग चाहिए होता है। बस अपने काम में अपना स्टाइल बनाओ, एक्शन करो और धूम से पैसे कमाओ। अब तू मेरे पास आ गया है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगा तू।
मैं भी आपकी तरह स्टाइल से काम करूंगा तरुण भैया। जॉली अपने घर आता है और अपने माता पिता को तरुण के बारे में बताता है। माँ, क्या अंदाज है तरुण भैया के काम करने का। अरे मैं तो उनका स्टाइल और उनके काम की स्पीड देखकर दंग ही रह गया। 1 मिनट में तरुण भैया 20 लोगों को चाय परोस देते हैं। बाप रे बाप, क्या स्पीड है उनके काम करने की। वो इतनी स्पीड से एक ही हाथ में 3 से 4 कांच के गिलास उठा लेते हैं, पर एक भी गिलास नीचे नहीं गिरता। बस यही कलम मैं सीख जाऊं माँ। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगले दिन से जॉली रोज तरुण की चाय की दुकान पर जाता और वहां काम करता। धीरे धीरे करके जॉली तरुण का सारा स्टाइल अपने अंदर कॉपी करने लगा और तरुण के एक्शन, उसके काम करने का अंदाज, वो सब सीखने लगा। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। जॉली पूरा दूसरा तरुण बन चुका था। अब वो तरुण की तरह ही चाय बनाता था, उसी की तरह एक्शन करके गिलास उठाता था और उसमें चाय भरता था। तरुण की दुकान पर हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लोग तरुण का स्टाइल देखने ही दूर दूर से उसकी दुकान में आते थे। एक दिन सवेरे, डॉली, मैं ना हमेशा के लिए शहर जा रहा हूँ। वहाँ मुझे एक बड़े से रेस्टोरेंट में नौकरी मिल चुकी है, तो ये दुकान आज से मैं तुझे दे रहा हूँ। आज से तू मेरी इस दुकान का मालिक है। याद रखना, हमेशा ईमानदारी से कारोबार करना। तरुण भैया, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा ये सब। करेगा छोटे, मैंने क्या कहा था? अपने काम को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। अपने अंदर एक नया स्टाइल ला और एंजॉय करते करते अपने इस कारोबार को और बढ़ा। मुझे उम्मीद है तुम मुझसे भी बेहतर कारोबार करके दिखाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। तरुण हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। अब तरुण की दुकान जॉली की हो चुकी थी। तभी जॉली अकेले मेहनत करके उस चाय की दुकान को संभालने लगा और तरुण की तरह स्टाइल में ही चाय बेचने लगा। देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं। जॉली का स्टाइल और उसका लुक देखने के लिए लोग काफी दूर दूर से उसकी दुकान में चाय पीने आने लगे। इतना ही नहीं, उसके साथ अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने लगे। इन 20 सालों में जॉली इतना फेमस हो गया कि लोग उसे अब जॉली नहीं बल्कि डॉली कहकर पुकारते थे, क्योंकि जॉली ने अपनी दुकान का नाम भी डॉली चाय वाला रखा था। कान में ईयरफोन, कानों तक सर के लंबे बाल, हाथों में काम की स्पीड देखकर हर कोई जॉली का दीवाना हो चुका था। जॉली की एक दिन की कमाई 10 से 12 हज़ार होने लगी। एक दिन रिया नाम की न्यूज चैनल रिपोर्टर जॉली का इंटरव्यू लेने उसकी दुकान में आती है। डॉली जी, अपनी सफलता के बारे में कुछ बताइए ना। आप चाय का कारोबार करके रोज के 10,000 रुपए कमाते हो। आपके स्टाइल का हर कोई दीवाना है। सोशल मीडिया पर हर तरफ आप ही छाए हुए हो। आपका हेयर स्टाइल, आपकी हर चीज लोग कॉपी कर रहे हैं। मेरी सफलता के पीछे मेरे बड़े भैया का हाथ है। आज मैं जो हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। आपके भैया? वो कौन है? क्या वो भी आपकी तरह चाय बेचते हैं? नहीं नहीं, 20 साल पहले बेचते थे इसी दुकान पर। ये दुकान मेरे मुंह बोले बड़े भैया तरुण भैया की है। 20 साल पहले उनकी काबिलियत देखकर उन्हें शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई थी, तो वे वहीं चले गए। अच्छा, अगर आपको भी ऐसी कोई नौकरी मिले तो क्या आप अपनी ये दुकान छोड़कर चले जाएंगे? नहीं नहीं, मैं इस दुकान को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे बड़े भैया की दुकान है। जॉली के बूढ़े माता पिता कुलदीप जानवी टीवी पर अपने बेटे की सफलता देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। देखा जानवी, आज हमारा बेटा कितना कामयाब हो गया। सही कहता था तरुण कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, काम को परेशानी नहीं बल्कि उसे एंजॉय करके करना चाहिए। हमारे बेटे ने खुद तो अपना भाग्य चमकाया ही है, साथ में हमें भी दुनिया के 1000 ऐशो आराम दे दिए हैं। जॉली की कमाई से उसके माता पिता और जॉली की सारी गरीबी दूर हो चुकी थी और जॉली एक डॉली चाय वाले के नाम से मशहूर होकर रोज के हजारों रुपए कमाने लगा। किसी ने सच ही कहा है, सफलता पाना हो तो अपने अंदर मेहनत करने का जज्बा पैदा करना चाहिए। फिर चाहे कारोबार छोटा हो या बड़ा, उसमें कामयाबी जरूर मिलती है।